नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तारकेश्वर महामारी विध्वंस के लिए आज की कड़ी में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19, इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में लगभग समाप्त तो नहीं होगा किंतु कम हो जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों में कोरोना संकट की चुनौती हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। कुछ बातों पर हमें चिंतन करना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति एवं पौराणिक सभ्यता, यदि हम इन दिनों चिंतन करेंगे और इस दृष्टि में कार्य करेंगे तो ये नए आयामों को स्थापित करेगी। वैज्ञानिक, साहित्य, कला और संस्कृति के नए तलाशों का अभियान जारी है आयाम स्थापित करने के लिए। मानव जीवन के एम की हम बात करें तो क्या है मानव जीवन का एम? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आयुर्वेद तो पहले ये उद्देश्य बता रहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्य मूलम उत्तमम। अब उस आयुर्वेद की बात करें तो पांच भौतिक इस आयुर्वेद की जो सिद्धांत हैं वो कह रहे हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। और पांच भौतिक सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, यह कहकर उन्होंने पूरे सभी द्रव्यों को पांच भौतिक बताया। अब द्रव्य है, शरीर भी है, बीमारी भी है, औषध भी है, सृष्टि भी है, सब पांच भौतिक हैं। आचार्य अन्यत्र कहते हैं पांच भूतात्मकम देहे आहारम पंचभौतिकम विपक्वम पंचधा सम्यक स्वान गुणान अभिवर्धयेत। ये कह के आचार्य ने पांच भौतिक ही शरीर की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी भी बताई है। अब पंचभूतों की बात करते हैं। आचार्य तुलसी ने भी रामचरितमानस में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो हमें चिकित्सा पंचभूतों की करनी पड़ेगी, पांच भौतिक की चिकित्सा करनी पड़ेगी। चिकित्सा सिद्धांत क्या होंगे? पीपुल सेंटर्ड होंगे, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट में होंगे। आज हम बात करें तो संपूर्ण विश्व ये कह रहा है आयुर्वेद में के विषय में जो चर्चाएं चल रही है, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्या क्या मिथ्या बातें करी जा रही है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है एविडेंस बेस्ड? 5000 साल का एविडेंस जो है वो कम है? ऐसी कोई पद्धति बताइए, ऐसी कोई चीज़ बताइए जो अपने आप को 5000 से अधिक वर्षों तक स्थापित करती है। ना उसका कोई सिद्धांत बदलता है, क्योंकि आचार्य ने पहले ही सिद्धांत बनाने से पहले प्रतिष्ठा की थी अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात्। तो वो सिद्धांत वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में एक ही रहेगा। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो वहाँ हर बार सिद्धांत बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं जर्म थ्योरी है, कभी कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं, कभी कहते हैं एंटीबायोटिक का एक कोर्स पूरा करो, कभी अब नई बात आ रही है सिंगल शॉट पे काम करो एंटीबायोटिक, क्योंकि सुपर बग हो गया। सुपर बग की चिंता से है, नई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से खोजी नहीं जा रही, बहुत कॉस्टली है इनकी खोज करना। तो इस दृष्टि से नए एंटीबायोटिक की खोज पे जो विराम लग जाता है, ये खोज नहीं हो पा रही है, इसलिए उसका चिकित्सा सिद्धांत बदलने की प्रक्रिया जारी है। दूसरी बात मुझे ये लग रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए। जी नहीं, आयुर्वेद में क्लिनिकल ट्रायल्स का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल उस चीज़ का होता है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है। आज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 5000 सालों से बनी हुई है, उसमें किसी तरह के एनिमल्स पे ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें डिस्क्लोज करने की इंग्रेडिएंट्स को कोई आवश्यकता नहीं है, प्री मार्केटिंग और पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स की आवश्यकता नहीं है।
और फिर ट्रायल्स में तो आप जानते हैं फुल ऑफ ट्रेजिडीज़ है ये ट्रायल्स का तरीका, जिसमें लाइफ का लॉस भी खूब होता है। अन्य पद्धतियां हैं, जीरो से स्टार्ट हुई है, नई है, उसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको देखते हुए उन पर क्लिनिकल ट्रायल्स अनिवार्य हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन जो है क्या पीपल सेंटर्ड है, प्रिवेंटिव है, देश के लिए इकोनॉमिकल है और वार्धक्य जनित रोगों या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संक्रामक रोग जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मोटापा, थायराइड, बीपी, मधुमेह, किडनी, लिवर या मनोविकार, इन सभी के लिए WHO कह रहा था हमें सोचना पड़ेगा। अन्य पैथियाँ जो ट्रेडिशनल हैं उनकी ओर जाना पड़ेगा। WHO की 2019 की रिपोर्ट बताती है प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये ज़रूरी है और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बात करें बजट कितना है, 2%। कई बार बात होती है कि आयुर्वेद हार्मफुल है, क्या वाकई है? ये नहीं, बिल्कुल गलत तथ्य, अनसाइंटिफिक है, ये भी गलत है, क्योंकि यदि अनसाइंटिफिक है तो हजारों वर्षों तक इसका अस्तित्व बना नहीं रहता। क्या समस्याएं हैं? आयुर्वेदज्ञ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट्स में हैं, वहाँ बिजी हैं, अनुसंधान के लिए उनका चित्त तैयार नहीं है, बजट की समस्या है, तो बंद करो आयुर्वेद कॉलेज, कन्वर्ट कर दो मेडिकल कॉलेजेस में, कहाँ आवश्यकता है? यही सोचें, क्या 2% बजट में इस तरीके से अनुसंधान और चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी नहीं। ये तो बात थी WHO की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के विषय में। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो विश्व इतिहास के पटल पर जीका, एड्स, टीबी, निपाह और कोरोना अभी जो वर्तमान में आ रही है, इसी के अतिरिक्त डायरिया और कई पैंडेमिक है बीमारियां जो निरंतर आ रही है, वो वायु, जल, देश और काल की विकृति के कारण हो रही है। आज दवाइयों का अपन बात करें, एलोपैथिक दवाइयाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। आचार्य कहते हैं प्रयोगे शमयेद व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीरेत नासो विशुद्धो शुद्धस्तु शमयेद यो न कोपयेत। तो वो तो चिकित्सा पद्धति नहीं है जो अन्य बीमारी को पैदा करे। आज हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स डिज़ास्टर फॉर्म में सुपर बग को प्राप्त हो गया। एंटासिड्स हैं, वो अस्थि शौशिर्य और मूत्र व संस्थान के रोगों को पैदा कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, वो बीपी और मेमोरी लॉस को कर रही है पैदा। एस्पिरिन का यूज़ है, ब्लीडिंग करता है। कीमोथेरेपी है, वो भी हार्मफुल है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये भी हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आज के समय में हम देखें तो अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी कि दिल्ली का जो मोक्ष धाम है, वहाँ आने वालों की मरने के बाद अंतिम संस्कार वाले लोगों की संख्या घट गई है। कहाँ गई वो? कहाँ है हमारा विकास? हम जो कह रहे हैं एलोपैथी में हमने विकास किया है, जी नहीं, विकास नहीं। विकास किस चीज़ का है? गरीब भारतीय जनता का? विकासशील भारत देश का? गरीब जनता पर तो भार है। तो विकास किसका? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज का, हेल्थ इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ का, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का, या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स का? टोटल कन्फ्यूजन है, टोटली कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। क्या करें? अनावश्यक सर्जरी,
जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्टेंट, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट, कैसे बचें? है कोई रास्ता? जी हाँ, सॉल्यूशन है। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, रोगों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। आज की तारीख में हम सोच रहे हैं इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कितनी बार करेंगे हम वैक्सीनेशन? इसकी एक लिमिटेड यूटिलिटी है। कितने लोगों का करेंगे, कितने समय तक उसकी कारगर रहेगी? आज जर्म म्यूटेट होता है, उसका स्ट्रेन चेंज हो जाता है, नए वायरस पैदा हो जाते हैं, वैक्सीनेशन फेल हो जाता है। तो उस दृष्टि में वैक्सीनेशन कौन सा? आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन। किनसे? जातोत्तर कर्म, संस्कार, 16 संस्कार जो हैं उनका परिपालन, रसायन ओजोवर्धक औषधियों का एवं आहार विहार सद्व्रत आदि का सेवन, प्रॉपर लाइफस्टाइल का हम लोग सेवन करें, तभी हम रोगों से लड़ने की ओर अग्रसर होंगे। अब आयुर्वेद का रोल यहीं कम नहीं हो जाता। तर्क बढ़ते जा रहे हैं और समस्त मानव जाति धर्म की ओर अग्रसित होगी आगे, यही आशा है। सकारात्मक अनुभूतियों के द्वार खुल रहे हैं, क्षितिज पर विपुल संभावनाएं आलोकित हैं। हम मूक साक्षी न बने, हम भी कुछ करें, सोचें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए भारत नया नेतृत्व करेगा। मैं आशा करता हूँ उद्योगिने पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, इस भावना से हम उद्योग करेंगे, आयुर्वेद का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। जय भारत, जय हिंद।